नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में। और आपको पता होगा कि हम लगातार यूँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम साथियों बात करेंगे हमने हमारे पिछले वीडियो में कक्षा 12th के 4 पाठों को क्लियर कर दिया। आज हम अपना 5वां पार्ट ले रहे हैं और 5वां पार्ट है वो है अपना कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियाँ। मतलब हमने 3 पाठों में पहले तो 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा, फिर यूँ चौथे पार्ट के बारे में मतलब कांग्रेस के सामने क्या-क्या समस्याएँ आई, किस प्रकार का यूँ चुनाव वगैरह करवाया वो सारा। अब हम आज इस चौथे पार्ट में पढ़ेंगे कि कांग्रेस के सामने जो चुनौतियाँ क्या थी और इसके साथ ही कांग्रेस की कार्यप्रणाली क्या है और कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार होता है। हमने साथियों सीधी तरीके से बात करें तो हम अपने नेहरू जी के कार्यकाल तक पढ़ चुके हैं। अब यूँ क्या होता है 1903 में ज्यों ही अपने उन्नी माफ़ कीजिएगा 1962 में ज्यों ही अपना भारत और चीन युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद 1964 में नेहरू जी का क्या हो जाता है निधन। निधन के बाद अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही अपन आपको पता होगा शास्त्री जी का भी 2 साल के अंदर ही क्या हो जाएगा, अगले 2 सालों में निधन हो जाएगा। तो उनके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और क्या प्रक्रिया रहेगी उनकी, आगे देश के सामने कौन-कौन सी नई समस्याएँ पैदा होगी, उनके बारे में आज बात करेंगे। खैर चलते हैं हम तो हमने आपको आपको पता होगा हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा कार्य प्रणाली किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्या कार्यप्रणाली। अब देखिएगा साथियों, हमने ये देखा था कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। नवंबर 1962 में क्या कर दी? नवंबर नवंबर 1962 डेट है 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की क्या की घोषणा? युद्ध विराम की घोषणा। और हमें इतना पता है कि जो ही चीन का यूँ युद्ध विराम की घोषणा की तो उस समय तो कोई नहीं, लेकिन जो ही भारत के और चीन के मध्य युद्ध हुआ, तो यूँ तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे कौन? नेहरू जी का यूँ स्वास्थ्य क्या हो गया? खराब हो गया। क्योंकि अगर एक इतना अच्छा मित्र जो हमेशा भाई-भाई का नारा देने हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारे के संदर्भ में, क्या नेहरू जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन हमारे ऊपर क्या कर पाएगा आक्रमण। लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया आक्रमण, जिसके कारण यूँ नेहरू जी को हृदय आघात पहुँचा उनको। और आखिरकार वहीं से ये क्या हो गए बीमार और आखिरकार 27 मई को कब 27 मई 1964 को नेहरू जी की क्या हो गई? नेहरू जी का निधन। अब देखिए साथियों जी नेहरू जी का निधन हुआ। नेहरू जी के निधन होने के बाद यूँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तो हिंदुस्तान में यूँ लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। किसी ने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में अब तो सैनिक शासन लागू हो जाएगा। किसी ने कहा आगे इनका कोई ठीक तरीके से नेतृत्व संभालने वाला ही नहीं है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की है कि जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति अयूब खान, वो भारत की यात्रा पर आ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि अब तो भारत की यात्रा पर भारत में जाने से क्या फ़ायदा, जिससे बात करनी थी वो तो व्यक्ति रहा ही नहीं है। तो मतलब यूँ ऐसी विचारधाराएँ लोगों के मन में पैदा हो रही थी। बहुत सारे विदेश भी ये सोच रहे थे अब भारत का तो जो लोकतंत्र है वो भी क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब यूँ ज्यों ही नेहरू जी बीमार पड़े, आपको पता होगा कि तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अध्यक्ष का नाम क्या? के कामराज। अध्यक्ष का नाम क्या? के कामराज। के कामराज याद रखना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तमिलनाडु पूर्व में इसका नाम क्या था? मद्रास। क्या नाम था? तमिलनाडु के सीएम तमिलनाडु के सीएम कौन? के कामराज तत्कालीन क्या थे? एक अध्यक्ष थे। अब यूं के काम अब नेहरू जी की जो मृत्यु हुई तो आगे यूं एक बार तो क्या किया गया अस्थायी प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया किसे? गुलज़ार लाल नंदा को। और ज्यों ही गुलज़ार लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद कहा कि भाई अब देश को वास्तविक प्रधानमंत्री की तो आवश्यकता है। तो आपको पता होगा अंतिम में नेहरू भी यूं लाल बहादुर शास्त्री की ओर बहुत ही ज्यादा यूं झुकाव रखने लग गए थे। लाल बहादुर शास्त्री अ, अपने 1951 से 1956 तक देश के मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री के पद पर भी रहे। और आपको पता होगा कि एक कोई रेल दुर्घटना हुई थी जिसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा भी दिया।
लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे देश के अन्य विभागों को भी संभाला। 1964 तक वे मंत्री के पद पर रहे और आखिरकार ईमानदारी की यूं सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री यूं माने जा रहे थे। तो उन्होंने फिर हमारे दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चयन किसका किया? नेहरू के उत्तराधिकारी कौन? नेहरू के उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? नेहरू के उत्तराधिकारी बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री। अब साथियों, लाल बहादुर शास्त्री को क्या बनाया गया? नेहरू का उत्तराधिकारी। अब ज्यों ही लाल बहादुर शास्त्री जी देश के क्या बने? प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री बनते ही एक तो इन्होंने 1965 में भारत पाक क्या किए? यूं पाक भारत युद्ध हुआ। कब हुआ? 1962 में, नहीं 1965 में। आपको मैंने बताया होगा पहले वीडियो में कि अप्रैल में पाकिस्तान ने क्या किया? गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद अगस्त सितंबर में और किया, और फिर वापस अक्टूबर में भारतीय सेना ने जवाब किया। कहां से? पाकिस्तान से, मतलब यूं पंजाब के क्षेत्र से वापस उनको क्या दिया? जवाब। आपने सुना होगा कि बहुत ही प्रसिद्ध अपनी देवी है जो अपनी सीमा की देवी के नाम से, या जो सैनिकों की देवी के नाम से विख्यात है, तनोट माता, जैसलमेर बॉर्डर के पास। तो 1965 में उनकी आरती में भी एक पंक्ति है कि सन 1965 में जो माँ तेरे चरण द्वार पर जो तोहफें आई थी वो भी क्या हो गई थी? उलट गई थी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आज हम देखते हैं कि वहाँ 3 मिसाइलें और जो 4 बम है परमाणु आज भी वहाँ पड़े हुए हैं, मतलब वो छूटे ही नहीं थे। तो खैर उस समय की ये घटना है। तो एक तो 1965 भारत पाक युद्ध, और दूसरा ये युद्ध होने के बाद साथियों एक समझौता हुआ था, ताशकंद। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 10 जनवरी को। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ था भारत के पीएम। भारत के पीएम कौन है साथियों? भारत के पीएम शास्त्री जी, शास्त्री लाल बहादुर। और पाकिस्तान के कौन है भाई? पाकिस्तान के, मैं पाक राष्ट्रपति लिख रहा हूँ यहाँ, पाक राष्ट्रपति अयूब खान। पाक राष्ट्रपति कौन? अयूब खान के मध्य हुआ। तो याद रखना, ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाक के राष्ट्रपति, मतलब पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन? अयूब खान के मध्य हुआ। और दूसरे यूं ताशकंद समझौते में इसकी तारीख याद रखनी है। अब अगला एक साथियों की, ताशकंद वर्तमान में कहाँ है? उस समय जिस समय समझौता हुआ था उस समय तो था सोवियत रूस में। कहाँ था? सोवियत रूस। लेकिन आपको पता है, मतलब यूं सोवियत संघ था उस समय। फिर इस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया रूस को। इसे बनाया गया रूस। और इसके बाद आपको पता होगा 1991 में आप विश्व राजनीति की दूसरी किताब में पढ़ोगे कि रूस का क्या हो गया? विघटन। सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन। और विघटन होने के कारण यूं ये जो ताशकंद है वर्तमान में, वो वर्तमान में ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद। वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। और उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंद राजधानी है। तो अब यूं, और इसी के, मतलब इसी समझौते के दौरान ही वहीं विदेश में ही क्या हो गए? लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। इनका निधन लाल बहादुर शास्त्री जी का कब हुआ? आपकी किताब में दे रखा है 10 जनवरी, लेकिन साथियों बहुत सारी किताबों में दे रखा है 11 जनवरी को। 11 जनवरी 1966 को क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन। अब ज्यों ही शास्त्री जी का निधन हुआ, शास्त्री जी का निधन होने के तुरंत बाद अब वापस एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। किसे? गुलजारी लाल नंदा को। तो एक बार ठीक ढंग से यूं वापस देख लीजिए, नेहरू के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे नियुक्त प्रधानमंत्री बनाया? लाल बहादुर शास्त्री। और इन्हीं के समय में दो घटनाएं महत्वपूर्ण, एक तो 1965 का पाकिस्तान युद्ध, भारत और पाकिस्तान। एक साथियों और याद रखना इनका नारा, जय जवान जय जवान जय किसान। आपको पता होगा जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अब एक तो जय जवान और जय किसान का नारा, दूसरा रेलवे मंत्रिमंडल वाला पद याद रखना है आपको। पद से क्या दिया उन्होंने? इस्तीफा 1956 में, क्योंकि एक कोई रेलवे दुर्घटना हो गई थी जिसकी नैतिक जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ली। अब देखिए साथियों, तो ये तो अपने यूं लाल बहादुर शास्त्री का है। इस समय भी आपको पता होगा 1964-65 में यूं खूब बिहार में रखाल पड़ा था, जिस समय उस समय की जो एक मानव को 2450 केल्विन के आसपास यूं खाने की ऊर्जा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन वो घटकर कितनी आ गई थी? 2200 मिल रही थी उस समय, लेकिन अकाल के कारण कितनी आ गई थी? 1200 के आसपास। 1200 केल्विन। कितने केल्विन?
1200, मतलब यूं इतनी यूं बिहार आज ही बिहार पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। तो बार बार एक और तो अकाल, दूसरी और यूं बार बार युद्ध हो रहे थे देश में, तो ये सारे कारण भी यूं लाल बहादुर शास्त्री को देखने पड़ रहे थे उस समय। ठीक है साथियों, और जो भारत और पाकिस्तान है इस युद्ध में हमारी क्या हुई, विजय हुई, और ये 1965 वाले में, और हमारी सेना कहाँ पहुंच गई, लाहौर पहुंच गई। खैर साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आई कि नेहरू जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद यूं लाल बहादुर शास्त्री जी का भी क्या हो गया, निधन। निधन होने के बाद हमारे मन में, मतलब यूं तत्कालीन कांग्रेस के नेता के मन में ही आया अब अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की यूं मृत्यु हुई थी उस समय अयूब खान का एक कथन है, याद रखना। अयूब खान ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर कोई समझौता करवा सकता था तो वो व्यक्ति कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन वो अब दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के उत्तराधिकारी कौन हुए भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी के उत्तराधिकारी, लाल बहादुर शास्त्री जी के उत्तराधिकारी कौन हुए, इंदिरा गांधी। कौन हुए, इंदिरा गांधी। लेकिन जिस समय इंदिरा गांधी जी को चुना गया, इनको इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर, तो इसकी होड़ में मोरारजी देसाई भी साथ में थे, मोरारजी देसाई। अब आपको पता होगा मोरारजी देसाई यूं देश के कैबिनेट मंत्रियों में भी थे, देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे, गृह मंत्री भी रह चुके थे, इसके साथ ही अपने बंबई राज्य के क्या थे, मुख्यमंत्री। बंबई राज्य के मुख्यमंत्री, सीएम थे। अब इसमें आपको याद करना होगा कि हमने पहले पढ़ा था क्या, पहले पार्ट में, कि 1960 में, कब, 1960 में बंबई के कितने टुकड़े कर दिए, दो। कितने टुकड़े कर दिए, दो। एक तो मराठी भाषा के आधार पर कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। और दूसरा अपने गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। तो मुंबई के राज्यपाल, मुंबई के क्या रह चुके थे, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दूसरा मंत्रिमंडल में वित्त और गृह, मतलब वित्त विभाग भी संभाल रखा था, और गृह विभाग इनके द्वारा संभाल रखा था। तो फिर यूं गृह मंत्री और वित्त मंत्री, तो फिर ये भी यूं होड़ में थे। बाकी यूं इंदिरा जी से अनुभवी भी ज्यादा थे काफी। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि क्या करेंगे, मोरारजी देसाई को क्या बना ले देश का प्रधानमंत्री। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष और कौन थे, के कामराज। कौन थे, के कामराज। क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। के कामराज ने कहा, क्या कहा, के कामराज ने एक यूं योजना बनाई कि इन्होंने कहा कि एक, मतलब यूं पहले तो खुले में कहा गया कि भाई किसको चुनेंगे, इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई को। तो फिर यूं लोगों में मतभेद पैदा हो गया, और लोगों ने इंदिरा गांधी के पक्ष में अपना मत नहीं दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, गुप्त मतदान। क्या हुआ, गुप्त मतदान हुआ। और गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी जी को कितने, 2/3 लोगों ने क्या कहा, समर्थन दिया। और अगले पीएम कौन बन गए, अगले पीएम कौन बन गए, इंदिरा गांधी। अब देखिए, इंदिरा गांधी अगले देश के क्या बन गए, पीएम। ज्यों ही इंदिरा गांधी जी देश की अगली पीएम बनी, तो इससे साथ ही एक यूं नया देश की तीसरी महिला, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला पीएम। और दूसरा, और क्रम की कौन सी, तीसरे क्रम की, तीसरे क्रम की पीएम। और ये मतलब तीसरा क्रम, अगर आपको पूछ ले लाल बहादुर शास्त्री जी का, शास्त्री जी के बाद कांग्रेस का जो या प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो कौन, इंदिरा गांधी जी बनी थी। कब बनी थी, वो बनी थी 1966 को। कब, 1966 को। अब देश की प्रधानमंत्री कौन बन गई, इंदिरा गांधी बन गई, के कामराज ने। आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गूंगी। क्यों, मतलब इनके बचपन में बताया जाता है, जिस समय यूं 7-8 साल के थे उस समय ये, मतलब 7-8 साल के थे उस समय पहली बार यूं इनकी जबान खुली थी, या ये बोल पाए थे। इससे पहले यूं क्या थे, कि गूंगे ही थे। तो इसलिए बचपन से इनका नाम क्या रखा गया था, गूंगी गुड़िया। लोग मजाक में इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया के नाम से देख जानते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बाद में किस प्रकार वही गूंगी गुड़िया थी हिंदुस्तान के लिए, और यूं पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में क्या चबा रही थी, नाको चने चबा रही थी। तो खैर, अब इंदिरा गांधी जी क्या बन गए, देश के प्रधानमंत्री। अब यूं ही देश के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री के सामने क्या क्या समस्याएं आई, तो देखिएगा साथियों। इंदिरा गांधी क्या बन गए, देश के प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री बनते ही इनके सामने पहली समस्या आई थी, वो ये था कि अकाल। क्या था, एक तो यूं कांग्रेस के अंदर ही भी जो क्या है समस्या चल रही थी, उनका क्या करना, सभी लोगों के मतभेदों को क्या करना, दूर करना। अब यूं दूसरा समस्या है क्या,
समस्याएं किन के सामने? इंदिरा जी के सामने। पहली तो थी, एक तो था अकाल। अकाल कहाँ? बिहार में। कहाँ पड़ा अकाल? बिहार में। और दूसरी दूसरी थी आपके सैन्य सुरक्षा। किसकी सुरक्षा थी? हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्या हो गई? असफल। और असफल होने का कारण क्या है कि दो लगातार युद्ध हो गए, और युद्ध होने के कारण हमें सारा का सारा जो हमारा ध्यान था वो किसकी ओर, हमारा पूरा का विकास पूरा बाध्य होकर किसकी ओर चला गया? यूं सैन्य सुरक्षा की ओर। हमें सैन्य सुरक्षा की ओर ध्यान देना पड़ा। तीसरा वो था देश की शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था को भी तो बनाए रखना पड़ता है ना, कोई भी प्रधानमंत्री होता है, तो ये तो है नहीं। ठीक है। और चौथा, तो देश में विकास की प्रक्रिया को भी क्या करना पड़ रहा था? विकास की प्रक्रिया को भी क्या करना पड़ रहा था? प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। ये मतलब इस तरीके से इनके सामने क्या है कि समस्याएं आ रही थी। और पांचवा, यूं विपक्ष का दबाव। विपक्ष का भी तो दबाव था। विपक्ष का दबाव। ये मतलब इन सारी चीजों को देखने के लिए, मतलब ये सारी समस्याएं उस समय चल रही थी। इन समस्याओं के चलने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या थी वो थी चौथा आम चुनाव। चौथा आम चुनाव। अब चौथा आम चुनाव कब हुआ साथियों? 1967 में। कब हुआ? 1967 में। सबसे बड़ी विकराल में, मतलब यूं चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को किस प्रकार सुविधा वापस यूं सरकार में आना है, मतलब सत्ता में आना है, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो यूं के कामराज ने सोचा होगा कि हम क्या करेंगे, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे तो इंदिरा गांधी जी क्या करेगी कि हमारी बातों का मतलब यूं हम सारी की सारी बातें हम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, सारी बात यही बता दे रहे थे कि मनमोहन सिंह जी तो क्या है, केवल काम यूं करने वाले थे, बाकी सारे के सारे निर्णय पहले कौन लेते थे, यूं सोनिया गांधी के बारे में बताया जाता है। तो के कामराज ने यही सोचा था कि भाई काम तो सारा कौन कर लेंगे, हम कर लेंगे, और यूं बात किसकी रखेंगे? प्रधानमंत्री की। तो पहली चीज तो ये। अब देखिए, अब बिना नेहरू के, आपको पता होगा 1964 में क्या हो गई, नेहरू की क्या मृत्यु हो गई। अब बिना नेहरू के पहली बार क्या कर रही है कांग्रेस, देश में चुनाव लड़ रही है। कौन से चुनाव? चौथे आम चुनाव। कौन से चुनाव? चौथे आम चुनाव। तो यहाँ चौथा आम चुनाव। अब देखिए साथियों, एक तो नेहरू के नेतृत्व से रहित लड़ रही है, और किन के नेतृत्व में लड़ा? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। किन के नेतृत्व में? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अब क्या रहा देखो, अब आपने पढ़ा होगा कि हमने पहला आम चुनाव करवाया 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में। तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ठीक अच्छी अपनी दाग जमा रखी थी। पहले में कितनी सीटें जीती उसने? 364 सीटें। कितनी सीटें? 364। दूसरे में जीती 371, और तीसरे में कितनी जीती साथियों? तीसरे में जीती थी 361 सीटें। लेकिन चौथा आम चुनाव कब? 1967। कब? 1967 में। अब इसमें इंदिरा जी ने क्या किया? बहुमत तो हासिल कर दिया। बहुमत तो हासिल हो गया। कहाँ हो गया? केंद्र में। बहुमत हासिल कहाँ हुआ? केंद्र में। लेकिन सभी राज्यों में क्या हुआ? बहुमत हासिल हुआ ही नहीं। अब देखिएगा साथियों, ध्यान देना, 7 राज्यों में बहुमत हासिल नहीं हुआ। कितने राज्यों में बहुमत हासिल नहीं हुआ? और 2 में दल बदल हो गया। क्या हो गया? दल बदल। और जिसके कारण कुल 9 राज्यों में, कितने? 9 राज्यों में, 9 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ आ जाती है। अब ये देखो, 7 राज्यों में बहुमत हासिल नहीं हुआ, और न ही, और 2 राज्यों में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन दल बदल के माध्यम से लोग क्या हो गए, यूं मतलब एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में हो गए, और यूं, और तो टोटल कुल मिला के कितने राज्य के? 9 राज्यों में क्या हो, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब साथियों एक ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा था 1957 में दूसरे आम चुनाव में केरल में पहली बार, किसमें? केरल में कैसी सरकार? गैर कांग्रेसी सरकार। गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी भाई? 1957 में। किसके नेतृत्व में?
किसके नेतृत्व में बनी? नंबूदरीपाद। नंबूदरीपाद। ये तो मैंने अभी बात की थी ना समस्याओं में विपक्ष का, तो यूं सबसे बड़ी यूं समाजवादी और ये कम्युनिस्ट पार्टी यूं कांग्रेस का यूं माथा खा रही थी उसमें। सबसे ज्यादा परेशान कौन कर रही थी? यही कर रही थे। तो मतलब लोकतंत्र था, विपक्ष को क्या होना चाहिए लोकतंत्र में? मजबूत। अब आपको पता होगा कि वर्तमान में कोई भी यूं मोदी जी बहुमत में पूर्ण बीजेपी, तो अगर आपको पता होगा किसान विधेयक यूं किसान बिल आए थे, उस समय भी विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन पहले उन्होंने सुना ही नहीं, बाद में क्या उनको वापस लेने पड़े। अब यूं अग्निपथ आया, इसका भी बहुत सारा विरोध हुआ, विपक्ष आज भी उनका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। हम हमारे देश में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यूं विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो जाए। वर्तमान में आपने देखा होगा कांग्रेस केवल 543 सीटों में कितनी सीटों पे सिमट गया है? 53 सीटों में। और विपक्ष को होने के लिए मजबूत कम से कम 55 सीट की आवश्यकता है। तो हमारी लोकसभा में आज विपक्ष का नेता ही नहीं। हाँ ठीक है, अधीर रंजन वो उनको बनाया गया है अपने, लेकिन वो वास्तविक है नहीं, क्योंकि 55 होने जरूरी है। तो वहां 53 है, तो विपक्ष इतना ही कमजोर नहीं होना चाहिए जिससे कि यूं जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्या कर दे, अपनी मनमानी कर ले। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो 1957 में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, किसके नेतृत्व में? नंबूदरीपाद नेतृत्व में। और कौन सी सरकार थी? कम्युनिस्ट की। किसकी सरकार थी? कम्युनिस्ट की। याद रखना। और 1959 में इस सरकार को क्या कर दिया? 1959 में इस सरकार को अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए क्या कर दिया? भंग कर दिया। क्या कर दिया? भंग कर दिया। ठीक हो? क्यों किया? मतलब यूं भंग, आपको पता होगा तत्कालीन अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? इंदिरा गांधी। और यूं पूरे राज्यों में क्या थे? अपने कांग्रेस की सरकार है कि हिंदुस्तान में एक ही राज्य में किसकी सरकार थी कि यूं मतलब कम्युनिस्ट की सरकार। तो उस समय यूं अच्छा नहीं लगा। अब मान लो कि यूं कक्षा या फिर यूं हमारे पास क्या एक सेवों की टोकरी पड़ी है, और यूं टोकरी में कितने हैं कि मान लो 28 सेव है। कितने सेव है? 28। और यूं 28 सेवों में क्या है? एक केला है। क्या है? एक केला। तो इसका मतलब यूं तो लोग ये चाहेंगे कि या तो इसे क्या कर लो, केले कोई हटा लो। हमेशा अल्पसंख्यकों पर दबाव आता है जो कम होता है। तो ऐसा ही क्या किया उन्होंने? दबाव देकर अवैधानिक तरीके से क्या किया? अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया। अब देखिए साथियों, लेकिन इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो हुई थी तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। उस समय अंग्रेजी भाषा का समर्थन चल रहा था। अंग्रेजी भाषा का समर्थन और हिंदी भाषा का विरोध। हिंदी भाषा का विरोध। आपको पता होगा कि जो 1967 में जो चौथे आम चुनाव में तमिलनाडु नाडु में जो सरकार आई थी ना, वो सरकार किस लिए आई थी? क्योंकि वो क्या कर रही थी? हिंदी भाषा का विरोध कर रही थी। और इसी हिंदी भाषा के विरोध को पूर्ण रूप से तमिलनाडु के व्यक्तियों ने क्या किया? मतलब जो वोटरों ने क्या किया? उनका यूं समर्थन किया, जिसके कारण तमिलनाडु में क्या बन गई? सरकार। अब ये तमिलनाडु पहला राज्य था हिंदुस्तान का। कैसा राज्य? पहला राज्य जहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। कैसे बनी? पूर्ण बहुमत से। और पूर्ण बहुमत से भी कैसी सरकार? पूर्ण बहुमत से सरकार। और कैसी सरकार बनी पूर्ण बहुमत से? तो वो सरकार बनी गैर कांग्रेसी। गैर कांग्रेसी। अब यूं इसमें आपको यूं समझना चाहिए कि तो अभी आपके मन में आएगा तो सर यहाँ क्या था? आपको पता था कि यहाँ टोटल कितनी सीट थी कि 124-25 के आसपास सीटें थी, लेकिन इसे कितनी मिली? 60 ही मिली थी कम्युनिस्ट को। फिर कम्युनिस्ट ने 4-5 इधर उधर से यूं के कहा कि भाई आ जाओ कि क्या कर लेंगे हम मिलके, यूं काम कर लेंगे। फिर उनको क्या किया? मिलाया गया। क्या किया गया? मिलाया गया। और मिलाने के बाद इन्होंने क्या कर लिया? सरकार बना ली। मतलब यूं थोड़ी गठबंधन की सरकार थी, मिलाया गया था। और यहाँ इसने क्या किया कि पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बनी। और किसकी सरकार बनी? टीएमसी की। माफ कीजिएगा, डीएमके की। किसकी सरकार बनी? डीएमके। डीएमके का मतलब होता है मतलब डी का मतलब होता है द्रविड़, एम के मतलब मुनेत्र, और के का मतलब होता है कसगम। ये उसी समय ही पार्टी आई थी डीएमके। पहले एमके थी, मुनेत्र कसगम, और फिर बाद में डीएमके बन गई। तो द्रविड़ मुनेत्र कसगम की पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। जो कैसी सरकार थी? गैर कांग्रेसी सरकार थी। कहाँ बनी? तमिलनाडु में बनी। कहाँ बनी? तमिलनाडु में। दूसरी साथियों साथियों याद रखना है, वो करना है, एक एक अपना ध्यान रखना है। राजस्थान कौन सा राज्य है? राजस्थान में भी अपूर्ण बहुमत था, पूर्ण बहुमत नहीं था। कौन थे सीएम? सीएम थे अपने मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। यूं मैं ये सुखाड़िया लिख देता हूँ। मतलब
तो ये राजस्थान में आपको मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा। क्या लगा, राष्ट्रपति शासन। तो अब आपको यहाँ याद रखना है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1967 में। कब लगा, 1967 चौथे आम चुनाव में लगा था पहली बार। और क्यों लगा, क्योंकि सरकार को क्या पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसलिए तत्कालीन राज्यपाल ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और यूं किसकी अनुमति से, तत्कालीन राष्ट्रपति की अनुमति से। अब यूं याद रखना आपको कि अगर आपको पूछ लेंगे तत्कालीन मतलब यूं राष्ट्रपति कौन था, आपको पता होगा 1962 तक तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। और फिर उसके बाद अपने जो शिक्षाविद के नाम से जाना जाता है, देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और राधाकृष्णन जी के आसपास ये मामला है। और उसके बाद आपको पता होगा कि इनके बाद यूं डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे राष्ट्रपति, फिर वो पद पर रहते हुए उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो यहाँ क्या बनी, राष्ट्रपति मतलब यूं राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन यूं ज्यादा दिन नहीं लगा था, 40 दिन के 44 दिन के आसपास लगा था। और इतना लगने के बाद मोहनलाल सुखाड़ी ने क्या कर लिया, अपना काम बना लिया। मतलब यूं गठबंधन करके, यूं ओढ़ तोड़ जोड़ करके किसी को भी, जिस प्रकार यूं केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसी प्रकार मोहनलाल जी ने भी क्या कर लिया, राजस्थान की सरकार बना ली। तो फिर ये तो यहाँ तो किसकी सरकार हो गई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। लेकिन जो ये 9 राज्य थे, 7 और 2, इसमें क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो ये 9 राज्य कौन कौन से थे, तो ये आगे थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये 9 राज्य थे। इन 9 राज्यों में था एक तो पंजाब, कौन सा था, पंजाब। पंजाब था, मध्य प्रदेश था, अपना उत्तर प्रदेश था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये इस प्रकार के। मतलब यूं आपको पूछ लिया जाएगा कि 1967 के चौथे आम चुनाव में निम्न में से वो कौन सा राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी, या ये भी पूछ सकते हैं कि नहीं बनी। तो यूं आप थोड़ा ध्यान रख लो कि कौन सी सरकार बनी, मतलब यूं तो देख लो वे राज्य कौन कौन से हैं। वे 9 राज्य, एक तो पहला पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूं एक। और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ ही आपके एक है तमिलनाडु, ठीक है, बिहार। मतलब इस करके इस हिसाब से कितने राज्य बने थे टोटल, ये 9 राज्यों में किसकी सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस में। कौन से आम चुनाव में, चौथे आम चुनाव में। लेकिन फिर भी चौथे आम चुनाव में जीत किसकी हुई, कांग्रेस की। किसकी, कांग्रेस की। और कांग्रेस की जीत कहाँ हुई, केंद्र में। जीत कहाँ हुई, केंद्र में। अब देखो, केंद्र में तो पूर्ण बहुमत मिल गया कांग्रेस को, क्या मिल गया, पूर्ण बहुमत। यूं आपको पता होगा पूर्ण बहुमत तो क्या है, जैसे कि वर्तमान में लोकसभा में सीटें कितनी है, 545। कितनी सीटें, 545। लेकिन आपको पता होगा कि 104वां संविधान संशोधन ने क्या कर दिया, संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीए लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। 104वें संविधान संशोधन ने क्या किया कि जो 331 अनुच्छेद था, आर्टिकल 331, क्या कह रहा था कि 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। कौन करेंगे, कि राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, कि राष्ट्रपति। तो फिर अब की बार यूं इन्होंने कहा कि अब इसको क्या कर दिया, निष्प्रभावी। क्या कर दिया, निष्प्रभावी। तो क्या हो गए, 545 की जगह 543। तो मान लो वर्तमान में कितने सदस्य चुनाव मतलब निर्वाचन से जीत के जाते हैं, 543। अब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है, 543 के क्या कर दो, आधे कर दो, 2 का भाग दे दो। मतलब यूं जिस पार्टी को 273 सीटें मिलेगी, कितनी सीटें, 273, तो वो क्या होगा, पूर्ण बहुमत। मतलब आधे से एक अधिक, याद रखना आपको। तो वो तो है पूर्ण बहुमत। अब केंद्र में कांग्रेस को क्या मिल गया, पूर्ण बहुमत। लेकिन सभी राज्यों में क्या नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और नहीं मिलने का कारण क्या है, मैंने एक भी बताया। और अब इसमें यूं 2 बातें नहीं आई, एक तो दल बदल, क्या आया, दल बदल। और एक आया गठबंधन, क्या आया, गठबंधन। अभी यूं आगे आप समझेंगे दल बदल और गठबंधन। अब देखिए साथियों, तो ये तो हो गया
दल बदल की सबसे पहली बार बात कब आई? 1967 में। कब आई थी? 1967 में दल बदल घटना कब की है? 1967 की। कहाँ की? हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा। एक व्यक्ति का नाम क्या है? गयालाल। क्या नाम है? गयालाल नाम करके एक व्यक्ति था। हुआ क्या था साथियों कि 1967 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, मतलब यूं कांग्रेस का एक व्यक्ति मतलब उम्मीदवार, जिसका नाम क्या? गयालाल। गयालाल ने क्या किया? अपने पार्टी को क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करके किसी अन्य पार्टी में चला गया। लेकिन 15 दिनों में 3 पार्टियां बदली। कितनी पार्टियां? 3 पार्टियां। कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब पार्टियों को बदला क्यों? अब कैसे बदला कि पहले कांग्रेस में, कांग्रेस के बाद वापस किसी दूसरे में गया, और उसके बाद वापस कांग्रेस में आया, और कांग्रेस में आने के 9 घंटे बाद वापस किसी दूसरे पार्टी में चला गया। कहाँ का था वह? ये जो विधायक ये था हरियाणा का। कहाँ का था? हरियाणा का। ये कब की बात है? 1967 के। इसके साथ ही एक और याद रखना, इसी समय आया राम गया राम की, आया राम गया राम की प्रवृत्ति, गया राम की प्रवृत्ति कहाँ आने लगी? हिंदुस्तान की राजनीति में। उसी समय यूं हरियाणा के चंडीगढ़ के व्यक्ति, कोई मंत्री थे या कोई व्यक्ति थे, राजनेता ही थे वे भी, उन्होंने कहा इतने दिन आया राम आया था, अब आया राम क्या हो गया? गया राम हो गया। तो मतलब, और दूसरा क्यों दल बदल, अगर आपको पूछ ले दल बदल की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा? तो परिभाषा वो है कि एक वो व्यक्ति जो किसी पार्टी में जीत कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? दल बदल। अगर चुनाव हार गया है फिर दूसरी पार्टी में जा रहा है, इसका मतलब तो कोई नहीं है। लेकिन अगर चुनाव जीत जाता है, मान लो कि ए नाम के करके कैंडिडेट है। क्या नाम है? ए। वो कौन सी पार्टी से जीता? कांग्रेस से। किससे जीता? कांग्रेस से। लेकिन जीतने के बाद उसने क्या कर दिया? वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या कर ली? बीजेपी ज्वाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? दल बदल। और मान लो ये कैंडिडेट कांग्रेस में खड़ा था और वो क्या हो गया? हार गया। बाद में किसकी सदस्यता ले ली? बीजेपी की। तो ये दल बदल नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना है। इससे अगली बात है वो है गठबंधन की। किसकी बात है? गठबंधन। गठबंधन। अब देखो, गठबंधन क्या होता है? हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन की सबसे पहली बार, मतलब यूं यूं देखे तो 1957 में ही आ गई थी। लेकिन यूं ठीक से देखें तो 1900 कब आई? 67 में। कौन से आम चुनाव में? चौथे आम चुनाव में। कौन से आम चुनाव में? चौथे आम चुनाव में। अब देखिए साथियों, यूं गठबंधन की बात तो आ गई चौथे आम चुनाव में। अब गठबंधन कहते हैं किसे हैं? जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। क्या? जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर, नहीं मिलने पर दो या अधिक पार्टियां मिलकर, अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है, सरकार का गठन करती है, गठबंधन सरकार कहलाती है। गठबंधन सरकार कहलाती है। ये साथियों याद रखना आपको कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? कि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो दो से अधिक पार्टियां एक साथ में मिलकर क्या बनाती है? एक सरकार। ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? गठबंधन। राज्यों में ऐसी सरकार तो 1967 में बन गई। लेकिन हिंदुस्तान अपने यहाँ देश के केंद्र में बनी थी, वो बनी थी 1989 में। 1989 से शुरू हुई थी। 1990 के दशक को गठबंधन का दशक ही कहते हैं। कौन से? 1990 के दशक को क्या कहते हैं? गठबंधन का दशक। आपको पता होगा और इसी समय आपको एनडीए का निर्माण हुआ। एनडीए जो आज बीजेपी का संगठन है। यूपीए का निर्माण हुआ आज जो कांग्रेस का है। तो मतलब यूं 22 23 दल क्या हो गए थे? एक साथ यूं मिलकर, पार्टियां मिलकर क्या कर रहे थे? यूं सरकार बना रहे थे। और आपको याद करना है 1960 के दशक को क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक। 1960 के दशक को कैसा दशक कहा जाता है? खतरनाक।
यूं पिछली बार मेरे ख्याल से यूं जो राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में पहली बार जो टेस्ट का यूं प्रयोजन दिया गया था ना, उसमें प्रथम परख में उसमें ये पूछा था कि खतरनाक दशक कौन से दशक को कहा गया। ये तो 1960 के दशक को क्या कहा गया, खतरनाक दशक या खतरनाक काल के नाम से जाना गया। अब देखिए साथियों, क्या हो गया। अब इसी के साथ ही अब इसके बाद चुनाव तो इंदिरा गांधी जी क्या हो गए, जीत गए। चुनाव जीतने के बाद अब उनके सामने वापस जो पहले समस्या वो, अब यूं धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि उन लोगों की बातों को मानना कम कर दिया और स्वतः ही निर्णय लेने शुरू हो गए। और 1969 तक जाते जाते ऐसी समस्या आई कि इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से क्या कर दिया, निष्कासित। अब यूं कांग्रेस के अगले दो विभाजन हो गए। मतलब इससे पहले आपको यूं थोड़ा याद रखना है, गैर कांग्रेसवाद। कौन सा, गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। ठीक है। अब साथियों हुआ था क्या, हुआ था यूं गैर कांग्रेसवाद या गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं। तो गैर कांग्रेसवाद का यहाँ मतलब यही है कि जो सत्ता में पार्टी थी, मतलब कौन सी, कांग्रेस, तो कांग्रेस के जो बाकी जितने भी विपक्ष के दल थे वो सारे इकट्ठे होकर कांग्रेस के विरुद्ध क्या करने लगे, दबाव देने लगे। और इन सब का यूं जो संगठन बना या समूह बना वो क्या कहलाया, गैर कांग्रेस और वाद। और इसके साथ ही ये याद रखना है, मतलब इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया था, इंदिरा गांधी के बारे में। क्यों हम आगे 1971 के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में हम आप अगली एपिसोड में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी के बारे में देख लें कि 1900 सबसे पहले 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष, ये अध्यक्षा, ये पहला तो यही हो गया। फिर नेहरू की पुत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी तो पूछा जा सकता है किसकी पुत्री थी, कि नेहरू जी की। फिर दूसरा, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला पीएम। और कब से कब तक रही, 1966 से लगाकर 1977 तक, व दूसरी बार 1980 से लगाकर 1984 तक। कब तक, 1984। अब ये भी आपको याद करना है, 1984 का एक दिनांक थे 31 अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर, 31 अक्टूबर को इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई, मतलब यूं निधन हो गया। इनके खुद के बॉडीगार्ड के द्वारा क्या कर लिया गया, मार लिया गया। जो 1984 के सिख सिख दंगे हुए थे उसमें कोई, हो सकता है उनकी कोई रिलेशनशिप वाला कोई, मतलब यूं संबंधी कोई मारा गया था, और जिसके कारण इन्होंने अपना बदला वापस इंदिरा गांधी को मार कर लिया। अब देखिए साथियों, इसके साथ ही 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण हुआ। किसके काल में, परमाणु परीक्षण, वो भी इंदिरा गांधी के काल में। इसके साथ ही क्या किया, 1969 में, 1969 में क्या किया, पृथ्वी पर समाप्त किया, पृथ्वी पर क्या किया, पृथ्वी पर से समाप्त। इसके साथ ही 1969 में क्या किया, अपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी ने ये कहा कि जो बैंक है वो क्या कर रहे हैं, केवल अमीरों को पैसे दे रहे हैं, गरीबों को तो पैसे दे ही नहीं रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने कितने 14 बैंकों का, जो बड़े बड़े बैंक थे उनका क्या कर लिया, राष्ट्रीयकरण। इससे पहले बैंक भी क्या थे, निजी थे। अब देखिए और क्या, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कौन सा नारा, गरीबी हटाओ। ठीक है। 1971 में भारत पाक युद्ध, 1971 में कौन सा युद्ध, भारत पाक युद्ध में विजय दिलाई, भारत को विजय दिलाई थी ना। आपको पता होगा कि कुछ जगह पर 91,000, कुछ 90,000 और कुछ 93,000 लिख रहे हैं। तो मतलब लगभग 90,000 सैनिकों को भारत के सब, मतलब यूं उनको क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण, मतलब अपने शस्त्रों को भारत के सेना के जनरल के आगे नीचे घुटने टेकने पड़े थे, मतलब शस्त्रों को नीचे डालना पड़ा था 1971 में। तो उस समय भी हिंदुस्तान जीत गया। इसके साथ ही एक और याद रखना, मतलब इसी युद्ध से संबंधित है, कौन सा, शिमला समझौता, शिमला समझौता। और शिमला समझौता कब हुआ, वो हुआ था 3 जुलाई 1972। ठीक है। अब देखिए साथियों, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश। और किन के मध्य हुआ भाई,
ये हुआ था, आपको पहले मैंने जिक्र किया होगा संबंधों वाले पाठ में कि ये हुआ था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन, बेनजीर भुट्टो, और अपने हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी के मध्य हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखिए 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हो गया। तो ये इस प्रकार ये इंदिरा गांधी के शासनकाल के बारे में कुछ कुछ जो विशेष बातें हैं, जो एक कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया है, वो हम अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब यूँ एक साथियों की आपको ये थोड़ा साथ साथ में लिखते रहो, याद करते रहो। अगर कोई आपको कहीं समस्या है तो आप जरूर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।